दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं एनसीईआरटी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, यानी कि इतिहास में आपको पढ़ाने वाला हूं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का आपको पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज चलेगी और मैं सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि सारे विषय कवर करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों आज इतिहास विषय का पहला पाठ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी आपको हूबहू पढ़ाऊंगा, जैसे आपकी किताब में लिखा है आप मानिए कि मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस इतना होगा कि मैं उसको समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने भारत का मैप बना रखा है। दोस्तों मैप अभी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, माफ करिएगा, लेकिन आपको मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भारत का पूरा मैप बनाया गया है। यहाँ पे श्रीलंका भी नहीं दिख रहा है, जगह की कमी है, श्रीलंका दिख नहीं रहा है आपको, इसीलिए श्रीलंका नहीं दिख रहा है, जिससे ये और भी खराब लगने लगा है। माफ करिए इसके लिए। मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो हम लोग पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहले पार्ट का क्या नाम है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें यहीं से शुरुआत है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि कल आपके गांव या मोहल्ले में क्या हुआ था, तब आप बता देंगे कि कल क्या हुआ था, क्योंकि आपको ये बात पता है। ऐसे ही आपसे कोई पूछे आज के 40 साल पहले क्या हुआ था, तब तो आपको नहीं पता। फिर आप अपने पापा से पूछेंगे कि पापा 40 साल पहले क्या हुआ था। मान लीजिए आपसे कोई कहे 100 साल पहले क्या हुआ था, तो आप अपने दादाजी से पूछेंगे कि 100 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन आपसे कोई कहे कि 500 वर्ष पहले क्या हुआ था, 1000 वर्ष पहले क्या हुआ था, या बहुत पहले अतीत में क्या हो रहा था, तब आप नहीं जान पाएंगे। तब आपके लिए कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपको पता हो, जिससे आपको पता चले। तो हम आपको ये समझाएंगे कि अतीत के बारे में कैसे जाने, हम आपको ये समझाएंगे। इसके साथ हम आपको ये बताने वाले हैं कि अतीत के बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं। जैसे वो लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, अतीत के जो लोग थे क्या पहनते थे, क्या खाते थे, वहाँ उस समय के शिल्पकार कैसे थे, उस समय के शिकारी कैसे थे, उस समय के कृषक कैसे थे, हस्तशिल्प करने वाले कैसे थे, यानी कि आज जैसे लोग हैं उस समय के वैज्ञानिक कैसे थे, यानी कि आज जैसे लोग हैं, आज जितने भी प्रकार के लोग हैं, जितने भी कौशल के लोग हैं, क्या उस समय के वैसे ही थे। ठीक, ये जानेंगे हम। आज हवाई जहाज से चल रहे हैं, आप ट्रेन से चल रहे हैं, क्या उस समय लोग ऐसे ही चलते थे। तो इस क्लास में आपको यही सब बताया जाएगा, यही सब समझाने की कोशिश की गई है। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से समझाती है, इसीलिए उसने आप अब देखेंगे, आप अगर ये चैप्टर खोल के देखेंगे तो देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक में बढ़िया सा मैप बना है, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई गई हैं, और जो नहीं बताई गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एक एक चीज़ पूरा मैप मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले बताया गया है कि लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी के बारे में बात की गई है। ये नर्मदा नदी देख रहे हैं आप, ये नदी, नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांटा गया। तो इसकी जो सबसे पूर्वी चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी चोटी, ये आपको भूगोल में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि सतपुड़ा पर्वत की जो पूर्वी चोटी है वहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी सोन, जो आगे चल के गंगा में मिल जाती है। तो ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के बारे में आपको बताया गया है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। नर्मदा नदी के आसपास का जो इलाका है, ये जो इलाका है इसके ऊपर नीचे, नर्मदा नदी के ऊपर और नीचे दोनों जो इलाका है, यहाँ पे लोग कई लाख वर्ष पहले से रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए आपको क्या पता चला कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के आसपास वाले इलाके में रह रहे हैं। क्यों रहते हैं नदी के आसपास वाले इलाकों में? क्योंकि वहाँ पे पानी है, जब पानी होगा तो खेती भी होगी, समझ रहे हैं। तो यही कारण था, नदियों के किनारे लोग बसते थे। तो आपको ये पता चला। और यहाँ के लोग कैसे थे? यहाँ के लोग कुशल संग्राहक थे, यानी कि ये बहुत इनके अंदर एक कौशल था, चीजों को संग्रह करने का कौशल था, आप कह सकते हैं। ये अपने खाने के लिए
चाहे पेड़ की जड़ हो या फल हो या फूल हो, कुछ भी हो, उसको संग्रह करके रखते थे, यानी कि इकट्ठा करके अपने पास रख लेते थे, जिससे आज और 2 दिन बाद, 1 महीने बाद तक खाया करें उसको। समझ रहे हैं आप? तो नर्मदा नदी के आसपास वाले इलाके आप समझ गए लोग कैसे रहते थे। ठीक है, ये लोग शिकार भी करते थे, जिससे शिकार करके भी भोजन करते थे ये लोग। तो ठीक है, शिकार को बोलते हैं आखेट और शिकारी को बोलते हैं आखेटक। फिर दिखा है गिरधर और सुलेमान पर्वत। ये भारत है, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, गिरधर और सुलेमान पर्वत वहीं पे अवस्थित है। तो कहा गया है कि भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित गिरधर और सुलेमान पर्वत में 8000 वर्ष पूर्व लोग जौ और गेहूं उगाना जान गए थे, मतलब चालू किए थे। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व गिरधर और सुलेमान पर्वत के आसपास के लोग आज से 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ उगाना चालू कर दिए थे, यानी कि जान गए थे। साथ ही साथ भेड़ बकरी गाय बैल इनको पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे गिरधर और सुलेमान पहाड़ियां आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, गिरधर और सुलेमान पर्वत। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा अमरकंटक चोटी से, सतपुड़ा पर्वत की अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है, जो खंभात की खाड़ी के आसपास गिरती है। ठीक, और सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक से। सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे पूरी चोटी है उसको अमरकंटक चोटी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से 2 नदियां निकली, एक नर्मदा और एक सोन। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ गिरधर और सुलेमान पर्वत कहाँ अवस्थित है, ये भी पूछा जाता है। आशा है आप समझ गए हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा है। जैसे मैंने आपको बताया, कई लाख वर्ष पूर्व से यहाँ के लोग कुशल संग्राहक हैं। ठीक, तो ये शिकार भी करते हैं। तो आपको यहाँ के लोगों के बारे में बात पता चली। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 8000 वर्ष, आज से 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने गौ तथा गेहूं उगाना शुरू कर दिया था, ये जान गए थे। और भेड़ बकरी, गाय और बैल को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। अब देखेंगे विंध्य पर्वत और यहाँ पे आपका मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, गारो खासी जयंतिया, ये मैंने लिख दिया है बड़ा बड़ा, यहीं पे है। ठीक, तो ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के नाम कि वहां की जनजात के नाम पर रखे गए हैं। और विंध्य पहाड़ियां, यहाँ पे आप कह सकते हैं विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में, विंध्य पहाड़ी है, इसके उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया। तो ठीक है, विंध्य पहाड़ी यहाँ पे है, इसके उत्तर में आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे क्या है, इस एरिया में सबसे पहले चावल उगाया गया। तो आपको पता चल गया गेहूं और जौ सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व कहाँ उगाया गया, गिरधर और सुलेमान पर्वतीय क्षेत्र के आसपास के जो लोग रहते थे। और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया। ठीक है, और गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में बहुत रोचक बात दी गई है कि जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां भी समझाने जा रहा हूं। आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के आसपास के जो एरिया है, इन नदियों के आसपास का जो एरिया है, वहां पे आरंभिक नगर का विकास हुआ। यानी कि अब अभी तक गांव थे, यहाँ पे नगर का विकास हो रहा है। कहाँ पे, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास जो बस्तियां बनी, जहां लोग रहें, वहां पे नगर होने के सबूत मिले। तो इसी वजह से आज से 4700 वर्ष पूर्व लगभग यहाँ पे आरंभिक नगर का विकास माना गया है। ठीक, और गंगा, ये यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जब 2 नदियां मिलती हैं तो मिलके गंगा नदी बनती है। तो गंगा नदी और समुद्र के जो किनारे हैं, ये समुद्र है, ये है,
बंगाल की खाड़ी है अरब सागर। तो समुद्र के किनारे जो शहर बने हैं, जो नगर बने हैं, नगर क्या है, शहर, तो समुद्र के किनारे जो नगर बने हैं, और गंगा के किनारे, ये गंगा 5 राज्यों से होके बांग्लादेश चली जाती है और वहां पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ। कहाँ, समुद्र के किनारे, समुद्र के जो समुद्री तट वाली जगह हैं वहां पे जो शहर बने हैं आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, और गंगा के किनारे जो शहर हैं वो भी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैसे वाराणसी, कानपुर, पटना, ये सब गंगा नदी के किनारे किनारे शहर हैं। उत्तराखंड में देहरादून, तो समझ रहे हैं आप, ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और ये वाले जो समुद्र के किनारे शहर है जैसे मुंबई, विशाखापट्टनम, ठीक, तो ये भी 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन यहाँ पे जो सिंधु की सहायक नदियों के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आप आज से 4700 वर्ष पूर्व ही सबसे पहले नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, समझ गए आप। अब बात की गई है गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के बारे में। गंगा यहाँ से निकली, ये यहाँ से उत्तराखंड से निकली। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में थोड़ा सा गंगा जी जाती हैं, और कलकत्ता यानी कि बंगाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती हैं। और इसका गंगा का अंतिम नाम होगा मेघना। गंगा जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो क्या नाम होता है, मेघना। आपको ये याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, और गंगा यहाँ से निकलती है। ठीक, ये हिमालय है, और एक नदी और निकल रही है, कौन, हिमालय से ही, यमुनोत्री से एक नदी और निकल रही है और उत्तर प्रदेश के प्रयाग में मिल रही है। इसको कहेंगे यमुना नदी। गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक, और मैंने आपको भी बताया कि सतपुड़ा पर्वत की अमरकंटक चोटी से 2 नदियां निकली, एक नर्मदा और एक सोन। सोन यहाँ पे पटना है, पटना में सोन नदी गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन। कहाँ से निकली, अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी से निकल के सोन नदी गंगा में, पटना में गंगा जी से मिल जाती है। तो आप समझ गए। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं इसमें कि गंगा के जो दक्षिण का एरिया है, गंगा जो निकली है उसके जो दक्षिण का एरिया है उसे मगध के नाम से जाना जाता था। मगध एक बहुत विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक, आज का मगध को आज का बिहार कहते हैं। आप देखेंगे, अब मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मगध के बारे में बहुत कुछ। ठीक, तो गंगा के बारे में आप जान गए हैं सब कुछ, यमुना के बारे में भी जान गए हैं, सोन के बारे में भी जान गए हैं। अभी आप मेरा ये बचा है क्या, सिंध और सिंधु की सहायक नदियां। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत में जो नदियां बह रही हैं उनमें 3 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील या उसके आसपास के एरिया से निकली। ये क्या है, ये तिब्बत है। यहाँ पे ये पूरा एरिया क्या है, तिब्बत। ये हो गया चीन, ये हो गया क्या, म्यांमार, और ये है बांग्लादेश। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा ये हो गया बांग्लादेश। और ये वाला एरिया क्या है, भूटान। आप मैप एक बार देखें, वहां पे आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये क्या है, तिब्बत, यहाँ पे चीन है आपका। ठीक, और भारत के जस्ट पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऐसे ही इराक वगैरह। तो यहाँ पे श्रीलंका है जो कि मैं बना नहीं पाया हूँ। यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे द्वीप है और श्रीलंका है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 3 नदियां कौन कौन सी। सबसे पहले आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र, देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में आके असम में घूमते हुए रैम घाटी बनाती है असम में, और बांग्लादेश में मिल जाती, बांग्लादेश आ जाती है, और इधर से गंगा आती है। दोनों मिलके कौन सी नदी बन जाती है, मेघना बन जाती है। आपको ये समझना है, जब भूगोल पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी इतिहास है, लेकिन मैं आपको एक बार आपको मैप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो
तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई जो तिब्बत के मानसरोवर झील है उसके आसपास से निकलती है। सतलज नदी जो अब हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां हैं उनमें दो नदियां मुख्य रूप से मानसरोवर झील से निकली हैं। तिब्बत की मानसरोवर झील या उसके आसपास से, जैसे सतलज नदी देखिए यहां से निकली है और हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। सतलज नदी। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकली है, ये देखिए व्यास नदी लाल मार्कर से मैंने बनाया है। व्यास नदी सतलज में मिल गई, कहाँ पे? पंकाज में, पंजाब में। यहीं पे हरिके बांध है। कौन सा बांध? हरिके बांध। जब सतलज नदी में व्यास नदी मिलती है तो एक बांध बना है जिसे कहेंगे हरिके बांध। एक और नदी जो निकल रही है हिमाचल प्रदेश से, रावी नदी। रावी ये देखिए हरे पेन से मैंने बनाया है, ये रावी नदी जाके देखिए किस पे मिल गई? चेनाब में, ठीक। और जो एक और ये रेड से मैंने बनाई, ये चेनाब नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकली, ये देखिए झेलम पे मिल गई। तो समझ रहे हैं आप, एकमात्र ऐसी नदी जो जम्मू से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम का, जम्मू से निकली है झेलम। देखिए यहाँ पे वुलर झील है, ये जो मैंने गोल गोल बना दिया है ये वुलर झील से भारत पाकिस्तान बॉर्डर होते हुए, यानी कि पैरेलल, जैसे ये मान लीजिए ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, तो ये नदी ऐसे ऐसे बह रही है, ठीक। इंडिया और पाकिस्तान के पैरेलल यहाँ पे ये बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर है। तो ये झेलम नदी बीचों बीच में आप कह सकते हैं बह रही है, जिससे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को डिवाइड करती है झेलम नदी। एकमात्र नदी सिंधु नदी तंत्र में जो जम्मू कश्मीर से निकली है, कौन सी? झेलम। एकमात्र नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती है, कौन सी? व्यास, हिमाचल प्रदेश से निकली और पंजाब में ही सतलज नदी में मिल गई। सतलज की सहायक बोल सकते हैं आप, ठीक। तो सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, ये सब एक जगह मिल के जो सिंधु नदी आ रही है उनमें सब मिल जाती हैं और आके अरब सागर में अपना पानी गिरा देती हैं। आशा है आप सिंधु नदी तंत्र समझ पाए होंगे। यहाँ पे अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो एक क्रम से पूछ लेता है, सिंधु नदी तंत्र को एक क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले क्या होगा? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये एक सीरियल है जो कि आप देख लीजिए, मैप में आपको समझ ही आ गया होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो नया क्या है? काबुल से एक नदी आ रही है, काबुल नदी, और सिंधु नदी में मिल जाती है। किसमें मिलती है? सिंधु नदी में। नई बात पता चली आपको कि काबुल नदी, सिंधु नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरब सागर में जाती है, उसमें कौन सी नदी मिलती है? काबुल नदी। प्रश्न आ गया कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय नदी सिंधु नदी में मिलती है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें काबुल नदी आप सही करेंगे, ठीक। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इन्हें बताया। थार रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान में है, ये अपना गुजरात हो गया, ठीक। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे मालवा पठार। मालवा पठार है, मालवा पठार के उत्तर में, मालवा पठार के जो उत्तर में है, उत्तर में एक नदी बहती है जिसे कहते हैं चंबल नदी। नदियां कई सारी, आपके मैप में एक ही नदी दी गई, इसलिए मैं आपको एक ही बता रहा हूँ। मालवा पठार से एक नदी गई है जो यमुना में मिल गई है, इटावा के आसपास मिलती है। चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, फिर यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मालवा पठार से। मालवा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? विंध्य पहाड़ी। आप ये देख रहे हैं, ये लाल लाल लाइन देख रहे हैं, ये विंध्य पहाड़ी है। मालवा के दक्षिण में विंध्य पहाड़ी, और विंध्य पहाड़ी के दक्षिण में सतपुरा पहाड़ी, और विंध्य पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। देखिए विंध्य पहाड़ी है, ये लाल वाली डंडी क्या है जो मैंने बनाया है? विंध्य पहाड़ी। और ये काली वाली सतपुरा पहाड़ी। तो विंध्य और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी बहेगी? नर्मदा नदी बह रही है। तो विंध्य के दक्षिण में ही तो हुई नर्मदा, और सतपुरा के दक्षिण में है तापी नदी। तापी नदी के तट पर सूरत शहर बसा हुआ है। तो ये जो सतपुरा पर्वत है उसके उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में तापी नदी बहती है, आप ऐसे समझ सकते हैं उसको। और सतपुरा के उत्तर में विंध्य पहाड़ियां हैं, ठीक।
सोन नदी आपकी पटना में मिलेगी, अमरकंटक चोटी से निकलती है। ऐसा आप समझ रहे हैं। गंगा जी का अंतिम नाम क्या है? मेघना नदी। ठीक, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक, इसको कहेंगे पूर्वी घाट और इसको कहेंगे पश्चिमी घाट। यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। आप अगर मैप देख रहे हैं, मैप, तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक, तो ये पूर्व, इस साइड में पूर्वी घाट, यहाँ पे पश्चिमी घाट। जब पूर्वी घाट की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी आएगा। क्या आएगा? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे बंगाल है भी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे अरब सागर और भारत है। इसके अगर हम नीचे बात करेंगे तो हिंद महासागर है। जगह की कमी है। ये श्रीलंका हो गया, कई सारे द्वीप हैं। ठीक, कई सारे खाड़ियां हैं। तो मैंने आपको मैप समझाने की कोशिश की। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। और कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, लेकिन ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी। ठीक, और कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक, आपको तीनों नदियां पता हो गई, जो कि साउथ इंडिया की नदियां हैं, महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी घाट मैंने आपको बता ही दिया। पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट हो गया। दोस्तों, वीडियो लंबा बनना है, आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। कल मैं इसके आगे भी जो बचा है वो अगले पार्ट में रखूंगा। ज्यादा वीडियो को लंबा करना आपको बोर कर सकता है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको 2 भागों में बांटा है मैंने। पहला पार्ट हो गया है, अगला पार्ट कल होगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। क्या एनसीईआरटी आपको कुछ फायदा दे रही है, आप ये भी बताइएगा। ठीक है, एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। और यहाँ से लगातार प्रश्न भी आते हैं, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं सारी। आप एक बार, जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने आपको यहाँ सब समझाया है, तो अब आप किताब से एक बार पढ़िए, यही बार देखिए, और भी किताब से आप पूरा पाठ पढ़ लें, फिर मेरे पास आए, एक वीडियो देखें। जब ये वीडियो देख लेंगे फिर आप किताब से पढ़ें, महत्वपूर्ण नोट्स लिखें, जो मैं आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बता देता हूँ वो लिखें। फिर देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जीएस आपके एकदम हमेशा आपके पास बनी रहेगी, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। धन्यवाद।